स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाने के बाद ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ममता बनर्जी की तरफ से लोकसभा उपचुनाव लड़वाया जाएगा दोस्तों। शत्रुघ्न सिन्हा को यानी कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी में हो गए हैं शामिल दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अचानक से सपा दफ्तर पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर और उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा है नेताजी ने, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी की हुई बैठक के बाद दोस्तों क्या निर्णय लिए गए हैं, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है दोस्तों। महाराष्ट्र को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को केवल ईवीएम का कारनामा और चुनाव आयोग को श्रेय देना चाहेंगे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए दोस्तों कि 2024 के चुनाव से पहले क्या बैलेट से चुनाव कराने को लेकर कोई बड़ा आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इससे इतर आप लोगों की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 की तरफ अपनी निगाहें लगातार गढ़ाए ममता बनर्जी ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। आपको बता दें कि दो पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन दोनों को उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा है टीएमसी ने दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जहां से इससे पहले बीजेपी के नेता और अभी टीएमसी के नेता बन चुके बाबुल सुप्रियो 2019 में चुनाव जीत कर आए थे और इसीलिए उन्होंने जैसे ही टीएमसी का दामन थामा है तो इस सीट को उनको खाली करना पड़ा है। यानी यहाँ पर अब उपचुनाव होंगे और इस उपचुनाव के दौरान टीएमसी की टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा दोस्तों टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ में एक और फैसला लिया गया है कि बाबुल सुप्रियो को बलीगंज विधानसभा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार बनाया जाएगा, यानी विधानसभा में भेजा जाएगा। बाबुल सुप्रियो को लोकसभा जाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा और इससे पहले कांग्रेस पार्टी की टिकट पर दोस्तों पटना साहिब से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब टीएमसी ने यह बड़ा कदम उठाया है। 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा के अंदर टीएमसी के एक और लोकप्रिय सांसद पहुंचने जा रहे हैं दोस्तों। शत्रुघ्न सिन्हा को इस तरीके से लोकसभा भेजने को लेकर टीएमसी ने जो तैयारी की है, इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। और ममता बनर्जी के इस पॉलिटिकल स्टेप पर अगर आप लोग कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात जो है वो ये कि आसनसोल लोकसभा की सीट पर ज्यादातर बिहार से आए प्रवासी लोग रहते हैं और यही एक बड़ा कारण हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा को इस सीट से चुनाव लड़ाने का। हालांकि टीएमसी इस सीट को आसानी से जीत सकती है, इसमें कोई ज्यादा कंपटीशन उसे नहीं मिलने वाला है। लेकिन बीजेपी को टक्कर देने के लिए उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को उतारकर कहीं न कहीं मुकाबला एक तरफा कर दिया है। इस बीच एक और जानकारी की माने तो यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजा सामने आने के बाद सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने रविवार को अचानक से लखनऊ में सपा दफ्तर पहुंचकर वहां पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है दोस्तों। इस दौरान विधानसभा रिजल्ट पर मुलायम सिंह यादव का पहला बयान भी सामने आया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव तुम बहुत अच्छा लड़ाई लड़े, बहुत बहुत बधाई तुमको देना चाहूंगा, पूरी पार्टी को बधाई देना चाहूंगा। सपा भले ही बहुमत से दूर रह गई हो, लेकिन पिछली चुनाव की तुलना में इस बार करीब 2.5 गुना हमारी सीट बढ़ गई है और बड़ी बात यह है कि हमारे वोट परसेंट में भी तकरीबन 1.5 गुने का इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी स्थिति, कुछ पॉजिटिव नतीजे भी हैं जिनकी पूरी तारीफ कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं से कहा है कि 2024 की तैयारी करिए, क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता के बीच काम करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा। इसी बीच दोस्तों इस बार चुनाव प्रचार की पूरी बागडोर अखिलेश यादव ने संभाल रखी थी। मुलायम सिंह यादव केवल मैनपुरी के करहल सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर अखिलेश यादव ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो अखिलेश यादव ने चुनाव संपन्न होने के बाद कई सारे नेताओं से मुलाकात करने का दौर शुरू कर दिया है। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनकी बातचीत हुई है दोस्तों। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की है। इस दौरान अखिलेश यादव करहल की सीट छोड़ देंगे, यानी विधानसभा की सीट छोड़ देंगे, ये पूरी तरीके से कंफर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को एक जिम्मेदारी दी जाए, उनको एक मौका दिया जाए दोस्तों। और कारण आप लोग जानते हैं कि मौर्य समाज को समाजवादी पार्टी अपने साथ में लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अखिलेश यादव अपनी दूरदृष्टि का इजहार करते हुए इस तरीके से अब जो फैसले ले रहे हैं और जैसे समाज के लोगों को एकजुट कर आगे के चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से, नॉन यादव ओबीसी वोटों को एकजुट करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए ये जो कदम उठाया जा रहा है, कहीं न कहीं दोस्तों एक सूझबूझ के साफ संकेत हैं। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर दोस्तों ट्रांसफर पोस्टिंग केस में फडणवीस से हुई पूछताछ, अब गिरफ्तारी के मामले भी सामने आ सकते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के कई हिस्सों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर फोन टेपिंग करने के मामले में मुंबई पुलिस के द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुलाकर नोटिस देकर सामने बिठाकर पूछताछ करने को लेकर विरोध जाहिर किया है दोस्तों। इसके साथ ही विधायक नीतीश राणे, विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड के साथ साथ प्रवीण दरेकर और पार्टी के नेता कृपा शंकर सहित कई और पार्टी के नेताओं को एक साथ विरोध करता हुआ देखा गया है। साथ साथ आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के इस कदम का पुणे, नागपुर, चंद्रपुर, सांगली सहित अन्य विशेष
स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद फडणवीस को जारी नोटिस की प्रतियां भी जलाई गई है। उल्लेखनीय है कि मुंबई की साइबर पुलिस ने फडणवीस को नोटिस जारी करते हुए पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद पूछताछ भी की गई है। दोस्तों कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी अब ये तय कर चुका है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा किए गए पाप का पूरी तरीके से न्याय दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने के लिए जिस तरीके से दोस्तों ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेताओं की और ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र पुलिस और ज्यादा कड़े एक्शन लेने जा रही है। इस बीच आरक्षित सीटों को लेकर बीजेपी और बसपा इस बार कोई नहीं बचा पाया अपना दुर्ग। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से सेंधमारी की है। 2017 के मुकाबले में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 सीटों में से लगभग 70 सीटें मिल गई थी, जबकि 3 सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और 2 सीटों पर अपना दल को जीत मिली थी। 2017 में अपना दल और सुभाषपा का गठबंधन बीजेपी से था। कुल मिलाकर 74 सीटों पर बीजेपी गठबंधन चुनाव जीत गया था। समाजवादी पार्टी को केवल 7 सीटें मिली थी, बसपा को 2 और एक अन्य निर्दलीय चुनाव जीतकर सामने आया था। लेकिन दोस्तों 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल के साथ केवल 63 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की है। 2017 की तुलना में उसकी सीटों में तकरीबन 11 सीटों का नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिली है। सपा ने तकरीबन 20 सीटें जीत ली है और आरएलडी समाजवादी पार्टी का गठबंधन कुल मिलाकर इन सीटों पर गेन करता हुआ नजर आया है। दोस्तों कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए सीटों पर भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का बोलबाला और दबदबा दिखाई दे रहा है। इस बीच दोस्तों अमृतसर के नगर निगम में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए 16 पार्षद। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आई है। अमृतसर में नगर निगम के 16 पार्षद रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इनमें से ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं। इससे पहले महापौर करमजीत सिंह रिंटू ने 16 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल व वरिष्ठ नेता भगवत मान की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हो गई थी। नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 85 है। इसमें दोस्तों 65 कांग्रेस पार्टी के हैं और इस तरीके से अब जो 16 पार्षद और भी शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी में, यानी कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर खासकर अमृतसर के अंदर अपनी बुरी स्थिति से लगातार गुजरती दिखाई दे रही है। एक और अपडेट की माने तो डिम्पल यादव ने जहां जहां प्रचार किया वहां समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। और इसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या डिम्पल यादव से प्रचार कराने में समाजवादी पार्टी थोड़ा पीछे रह गई क्या? यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान दोस्तों डिम्पल यादव काफी हिट रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें आखिरी चरणों के दौरान कई सीटों पर प्रचार करने के लिए भेजा था, जहां पर अच्छा खासा समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है। कौशाम्बी और जौनपुर में हुई जनसभा में सिर्फ एक सीट पर ही बीजेपी का खाता खुल सका। सिराथू पर प्रचार करने के लिए पहुंची थी डिम्पल यादव, जहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने जोरदार जीत हासिल की और यहां तक कि डिप्टी सीएम भी अपना चुनाव हार गए हैं। कुल मिलाकर उन्होंने सबसे पहले दिन सिराथू में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची थी। दूसरी बार वो चायल सीट पर पहुंची थी, जहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता ने जीत हासिल कर ली है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि मंझनपुर में भी प्रचार करने के लिए पहुंची, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव जीत लिया है, उनके नेता ने चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ में मछली शहर की सीट पर भी प्रचार करने के लिए पहुंची थी। यहाँ पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहा, सपा ने सीट जीत ली। और इसलिए कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिम्पल यादव से प्रचार करने के कारण महिलाओं का समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में इन सीटों पर गया है, जो कहीं न कहीं दोस्तों आगे आने वाले दिनों के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी को ये भी एक रणनीति तय करनी पड़ेगी। इस बीच आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बीच में लगातार मंथन जारी है। 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाने को लेकर पार्टी के नेताओं में विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी संगठन की ओर से मंत्रिमंडल को लेकर चेहरों के नाम भेजे गए हैं। इस बार सरकार में डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसमें एक दलित चेहरे को शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इस पर मुहर दिल्ली में जल्द ही लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि संसदीय बोर्ड 2 प्रेक्षक को तय करेगा। यह प्रेक्षक बीजेपी की ओर से यूपी में होने वाली सरकार गठन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इस बार मंत्रिमंडल पूरी तरीके से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की जाएगी। नए चेहरे में कन्नौज से चुनाव जीत चुके रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी असीम अरुण या फिर आगरा ग्रामीण से विधायक बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा के रणनीतिकारों की योजना है कि दलित चेहरों को इस बार मौका दिया जाए, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी स्वतंत्र देव सिंह को भी डिप्टी सीएम बनाने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर मंत्री बनाने के लिए राजेश्वर सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। एमएलसी ए.के. शर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो बदायूं के अंदर चुनावी बहस में बीजेपी और भाजपा के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद गोली चलने की जानकारी आई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में चुनावी बहसबाजी के दौरान 2 पक्षों के बीच में कथित रूप से मारपीट हुई। बाद में गोलीबारी की घटना भी सामने आई। पुलिस ने इस मामले को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी
प्राथमिकी यानी FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने रविवार को बताया कि आलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रुस्तम और सपा के समर्थक इसरार उर्फ मेली अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव को लेकर बहस कर रहे थे, जो बाद में हिंसक रूप में बदल गया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी की हार हुई है, जबकि सपा के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। पुलिस के अधीक्षक प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि आलापुर क्षेत्र के कस्बा ककराल में चुनावी बहस के दौरान दो पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। पथराव और गोलीबारी की खबर सामने आई है। एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कुछ कंक्रीट निकलकर सामने नहीं आया। ये बात तय हो गई कि सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनी रहेंगी, अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। राहुल गांधी ना इस्तीफा देंगे, ना ही प्रियंका गांधी इस्तीफा देंगी। यानी दोस्तों अपने आप में अब सवाल खड़े जरूर होते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से डिस्कशन करती है, कोई कंक्रीट चीज निकलकर सामने नहीं आती। एक और जानकारी की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस जरूर किया हो, लेकिन कुछ सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर कलह देखने को मिल रहा है। दोस्तों सरदाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम चुनाव हार गए। उनकी जगह समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अतुल प्रधान ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसको लेकर अब दोस्तों पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विधानसभा सरदाना से चुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक संगीत सोम ने पहली बार क्षेत्र की जनता से रूबरू हुए। दरअसल चुनाव हारने के लिए उन्होंने कई सारे लोगों को दोषी बनाया है, इसी के साथ में आभार व्यक्त करते हुए उन लोगों का जिन्होंने समर्थन किया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब चिंतन करने का समय है। मंच पर संबोधित कर रहे थे पूर्व विधायक ने कहा कि बाबा का बुलडोजर संगीत सोम का डंडा दोनों चलते रहेंगे। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के लोगों से कहा कि किसी गलतफहमी मत रहिए, शपथ लेने के बाद बाबा का बुलडोजर फिर चलेगा। विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर संगीत सोम ने धन्यवाद दिया, लेकिन दोस्तों इस दौरान आपको बता दें कि कई सारे लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का विरोध करते हुए नारेबाजी की है। आपको बता दें कि कई सारे लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर संजीव बालियान के कारण ही दो बड़े नेता यानी थाना भवन से सुरेश राणा और सरदना से संगीत सोम चुनाव हार गए हैं। अतुल प्रधान को अच्छा खासा समर्थन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला है दोस्तों, जिसके कारण अब कहीं न कहीं पार्टी के अंदर भी कई तरीके की थ्योरियां चलने लगी है। एक और जानकारी की माने तो कई सारे वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बताते हुए दोस्तों जगह जगह घूमकर बैलेंसवादी बताते हैं, कहते हैं कि हम तो किसी सरकार का समर्थन नहीं करते, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद झुककर फूल देते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये लोग अपने आप को असली पत्रकार बताते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद झुक गए हैं मुख्यमंत्री के सामने। इसको लेकर एक व्यक्ति ने ट्वीट करते हुए कहा कि इन्हें ही आज की सदी में असली पत्रकार माना जाता है और अब एडवर्टाइजमेंट मिलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसी के साथ में PF की ब्याज दरों में कटौती के मामले को लेकर सीएम ममता बनर्जी का तंज कहा। गिफ्ट कार्ड लेकर आई भाजपा सरकार। हाल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, जिसमें पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। इस प्रचंड जीत के बाद केंद्र सरकार ने करोड़ों EPFO खाता धारकों को बड़ा झटका दिया। PF पर ब्याज दर कम कर दी गई है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है। इसी के मद्देनजर दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ये रिटर्न गिफ्ट दिया है, यानी जनता को तड़पा रही है बीजेपी। इसी के साथ में सीएम पुष्कर धामी उत्तराखंड के चुनाव हार गए हैं, जिसके कारण अब जुगत में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे सरकार बनाई जाए, मुख्यमंत्री बना जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से सीएम बनाने को लेकर बीजेपी के कुछ विधायक ने लॉबिंग शुरू कर दी है। अब तक 5 विधायक अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने राज्य में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 47 सीट जीत ली, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए। भाजपा ने इस बार युवा सीएम चेहरे पर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद दोस्तों जीत तो मिल गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इसको लेकर काफी पेच फंस गया है। आपको बता दें कि जो विधायक अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है, उसमें दोस्तों चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी और जगेश्वर के मोहन सिंह मेहरा के साथ साथ लाल कुआं के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और रुड़की के प्रदीप बत्रा के साथ साथ खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी इसमें शामिल है। एक और जानकारी की माने तो पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़े दाम तो 6 कंपनियों में कंगाली हो जाएगी। इस तरीके से न्यूज चैनल वाले देश के अंदर चुनाव बीतने के बाद ये टैगलाइन के साथ में दोस्तों पूरा का पूरा कमेंट्री लिख रहे हैं और इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मोदी सरकार अगर दाम बढ़ा देती है तो जरूरी है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कई सारी कंपनियां दिवालिया हो जाएगी। जबकि इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि सरकार अगर जनता को वाकई राहत पहुंचाना चाहती है तो उसको सबसे पहले अपने बजट से अच्छा खासा पैसा जनता के हित के काम के लिए लगाना चाहिए और दोस्तों महंगाई रोकने के लिए भी इन पैसों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मीडिया वाले लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि दाम बढ़ जाना चाहिए। एबीपी न्यूज में ये खबर छपी है दोस्तों। इसी के साथ में ओवैसी ने यूपी में जितनी सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी को पंक्चर कर दी है, खिल गया वहाँ पर कमल। आपको बता दें कि AIMIM की तरफ से 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों के विधायकों की संख्या
संख्या अच्छी खासी बढ़ सकती थी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के एमएलए की तादाद कुछ और कम हो सकती थी। आइए जानते हैं कौन से सीट पर कहां पर ओवैसी ने अखिलेश यादव की साइकिल की मुश्किलें बढ़ा दी। दोस्तों, हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 95 सीटों पर इस बार अपने उम्मीदवार उतारे थे। उन्होंने एक गठबंधन भी किया था। अगर प्रदेश में हुए चुनाव के ओवरऑल बात करें तो ओवैसी को काफी निराशा हाथ लगी है। उनकी पार्टी को महज 0.49% वोट मिले हैं, जो कि नोटा से भी कम है। हालांकि 15.02 करोड़ वोटर वाले प्रदेश के अंदर सबसे बड़े सूबे में केवल 4 लाख के आसपास वोट उनको मिला है। ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे उनमें से सिर्फ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर ही AIMIM के प्रत्याशी की जमानत बच पाई है। वो भी इस बात से क्योंकि वहां ओवैसी ने बसपा के 2 कार्यकाल के सिटिंग विधायक गुड्डू जमाली को टिकट दे दिया था। वो पिछले साल नवंबर में ही ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए थे। फिर भी जमाली चौथे स्थान पर रहे। हालांकि इस सीट पर सपा की साइकिल जीत गई। उसके उम्मीदवार अखिलेश यादव, जिनका नाम है दोस्तों, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को लगभग 13% वोट से चुनाव हराया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों का विस्तार से अगर विश्लेषण करते हैं तो जमानत गंवाने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसके बावजूद कम से कम 7 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव की साइकिल को नुकसान पहुंचाया है। भाजपा के कमल को खिलाने में आसानी हुई है। यानी अगर असदुद्दीन ओवैसी 7 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारते तो सपा गठबंधन अंतिम टैली में ये नंबर उनकी वजह से कम नहीं होता, बल्कि 7 सीट 8 सीट और ज्यादा बढ़ जाती। उदाहरण के लिए मुरादाबाद सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रितेश कुमार गुप्ता को कुल मिलाकर 1,48,384 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ अंसारी केवल 782 वोट से चुनाव हार गए। मानकर चले तो ओवैसी के उम्मीदवार वाकी रशीद को मिले 2,661 वोट। मुस्लिमों के थे वे सारे अगर चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहते तो ये सीट आसानी से सपा के हाथ में चली जाती। इसी बीच बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा से बीजेपी के मौजूदा विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा सपा के राकेश वर्मा से महज 217 वोटों से जीत गए। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार कुमैल अशरफ को 8,541 वोट मिले और अगर ये सपा के साथ में जाते दोस्तों तो और आसानी हो सकती थी। वहीं पर सहारनपुर की नकुड़ सीट से बीजेपी के मुकेश चौधरी ने सपा के धर्म सिंह सैनी को 315 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर AIMIM के रिजवाना को 3,593 वोट मिले हैं, जो कमल की जीत का कारण बन गए हैं। वहीं पर शाहगंज के अंदर निषाद पार्टी को भी फायदा हो गया। जौनपुर के शाहगंज सीट पर कहानी दोहराई गई। सपा के पार्टी के उम्मीदवार शैलेंद्र यादव ललाई बीजेपी की सहयोगी उम्मीदवार रमेश से केवल 719 वोटों से चुनाव हार गए। यहाँ पर भी ओवैसी पार्टी के उम्मीदवार को 8,128 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर 8 ऐसी सीट है जहाँ पर दोस्तों ओवैसी अगर नहीं रहते तो सपा की सीटें बढ़ सकती थी। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में नुकसान पहुंचाया था ओवैसी ने, उस तरीके का नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान जरूर होता है। एक और जानकारी की माने तो हमें बीजेपी की चालाकियों में नहीं पड़ना चाहिए। हार के बाद शिवपाल यादव ने बताया कि बीजेपी को जीत क्यों मिली है। शिवपाल यादव ने कहा कि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी जरूर रही है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनाने से चूक गई। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। खामियां जितनी भी थी, कार्यकर्ता आत्मविश्वास ना खोए, उन्हें आत्मविश्वास बरकरार रखने की जरूरत है। हम राज्य के अंदर सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। वहीं पर देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। धर्म और हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण करना गलत बात है। अशोक गहलोत ने अपने कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ये जानकारी देते हुए ये बातें कही है। यानी पूरे चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण एक बड़ा कारण था बीजेपी के चुनाव जीतने का। वहीं पर यूपी के अंदर नई विधानसभा में 51% विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज है। बीजेपी के 44% विधायकों के खिलाफ भी गंभीर मामले दर्ज है दोस्तों। वहीं पर प्रचंड जीत पर पंजाब की जनता को शुक्रिया अदा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मेरा MLA भी गलती करेगा, अगर कोई करप्शन करेगा या किसी भी तरीके की गैर कानूनी हरकत करेगा तो जेल के पीछे रहेगा। मैं आपको इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वासन देना चाहता हूं। वहीं पर बेईमानी कर बीजेपी ने पलटा चुनाव। OP राजभर बोले, कहा 2000 के अंतर से तकरीबन 50 सीटों पर हम हारे। जौनपुर में रिकाउंटिंग कराने की मांग उन्होंने की है। इसी के साथ में दोस्तों ड्यूटी जरूरी है। चन्नी को हराकर उनका बेटा यानी एक गरीब घर का बेटा जिनकी माता आज भी झाड़ू लगाने का काम करती है स्कूलों के अंदर, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को दोस्तों चुनावी मैदान में हरा दिया। जिसके बाद आज भी इस गरीब MLA की माँ झाड़ू लगाती है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा MLA बन गया है।